हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के पाठ के भीतर दिए गए प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। वो क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। इस क्लास में हम पाठ के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, पेज संख्या 164 पर पहला प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगता है। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। देखो, जैसा आपको चित्र में दिख रहा है 7 न्यूटन का बल लग रहा है और इस 7 न्यूटन बल के कारण होने वाला विस्थापन कितना है, 8 मीटर है। और हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो कार्य का सूत्र आप सबको पता है, कार्य इक्वल टू क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, यानी W इक्वल टू F गुणा S या F गुणा D कह लो, एक ही बात है। अब हमें F का मान दिया हुआ है 7 न्यूटन और विस्थापन कितना है, 8 मीटर। तो कितना मान आ जाएगा, 56 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कह लो या क्या कह लो, या जूल कह लो। तो कार्य का मान कितना आ गया आपके सामने, 56 जूल आ गया। ठीक है, सिंपल केवल सूत्र लगाना है आपको, बाकी कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज संख्या 165 पर पहला प्रश्न दिया गया है, हम कब कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। यानी हम कब कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। तो सिंपल सी बात है, कार्य का सूत्र है बल गुणा विस्थापन। यानी हम तब कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगाया जाए और उस बल के कारण क्या हो, उस वस्तु में विस्थापन हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि उस वस्तु पर कार्य किया गया है। तो कार्य के लिए 2 शर्तें हैं। पहला, वस्तु पर बल लगना चाहिए और बल के कारण क्या होना चाहिए, विस्थापन होना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि कार्य किया गया है। दूसरा प्रश्न, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। यानी कार्य का सूत्र लिखना है, समीकरण लिखना है। तो यदि किसी वस्तु पर F बल लग रहा है और उस बल की दिशा में अगर विस्थापन कितना है, S है, तो ऐसी स्थिति में बल का कार्य का सूत्र क्या होगा, बल और बल की दिशा में होने वाला विस्थापन। तो बल को अगर हम F से दर्शाते हैं और विस्थापन को S से, तो F गुणा S, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कार्य का आपका व्यंजक या सूत्र हो जाएगा। आगे, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो देखो, परिभाषा क्या लिखोगे, कार्य का सूत्र होता है W इक्वल टू F गुणा S, है ना। तो यदि F का मान कितना हो जाए, F का मान 1 न्यूटन हो जाए और विस्थापन भी कितना हो जाए, 1 मीटर हो जाए, तो ऐसी स्थिति में किए गए कार्य का मान कितना होगा, किए गए कार्य का मान 1 जूल के बराबर होगा। ठीक है, आया समझ में। तो वही लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर विस्थापन कितना हो, 1 मीटर हो, तो ऐसी स्थिति में किए गए कार्य का मान भी कितना होगा, 1 जूल होगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, तो खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया। किसको, खेत की लंबाई को। तो बल का मान दिया हुआ है 140 न्यूटन और विस्थापन कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। तो दोनों का सिंपल गुणा कर देना है, बल गुणा विस्थापन। तो 140 गुणा 15 कितना आ जाएगा, 2100 जूल। ये आपके सामने आ जाएगा किया गया कार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 169 पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो हमने बहुत अच्छे से समझा था जब चैप्टर की व्याख्या पढ़ी थी। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। जहां पर m क्या है, m वस्तु का द्रव्यमान यानी मास है और v क्या है, वस्तु का वेग यानी वेलोसिटी है। तो ये आपको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा का मान 1/2 mv² के बराबर होता है। ठीक है, फिर है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखो।
तो अभी हमने चर्चा कर ली, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², यानी गतिज ऊर्जा का मान द्रव्यमान और वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। ठीक है, वेग दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड और गतिज ऊर्जा दी हुई है 25 जूल। यदि इसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, और यदि इसके वेग को 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो सबसे पहले देखो, हमें द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, m दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले द्रव्यमान की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, द्रव्यमान की। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv², है ना। तो पहली स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया हुआ है, 25, तो काइनेटिक एनर्जी का मान हमने रख दिया 25 बराबर 1/2 m गुणा v², यानी 5 का स्क्वायर। तो यहां से हमें m का मान कितना मिला, m का मान मिला 2 kg, यानी 2 किलोग्राम। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास द्रव्यमान है और वेग का मान दोनों है। तो काइनेटिक एनर्जी का सूत्र है 1/2 mv²। अब दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा है कि वेग को डबल कर दे। तो पहले वेग कितना था, 5 मीटर पर सेकंड, अब की बार वेग को क्या करना है, डबल करना है। तो देखो, जब वेग को दुगुना कर दिया जाए तो वेग कितना हो जाएगा, 5m गुणा 2, यानी डबल, यानी 5 का डबल हो गया 10। फिर वही हमने काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगा दिया 1/2 mv², है ना, 1/2 mv²। तो देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। तो ऐसी स्थिति में गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 100 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 जूल, है ना भाई। 1/2 m का मान आ गया 2 किलोग्राम, ये रखा 2, और v² का मतलब 10 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया और 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 जूल। ये आ गया पहली स्थिति में। अब बोल रहा है कि वेग को 3 गुना कर दे। तो पहले वेग कितना था, 5, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 15 हो गया, और द्रव्यमान कितना है, 2 kg। फिर से हमने गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा दिया, तो 1/2 गुणा m का मान 2 गुणा v का स्क्वायर, v कितना है 15, 15 का स्क्वायर, तो 2 से 2 कट गया, 15 का स्क्वायर कितना हो गया, 225, और गतिज ऊर्जा की इकाई क्या होगी, जूल होगी। तो उस स्थिति में जब वेग को हम 3 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 225 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो केवल आपको गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाना था। पहले हमने द्रव्यमान ज्ञात कर लिया गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा के, और फिर हमने वेग को एक बार डबल कर दिया और एक बार 3 गुना कर दिया। इस प्रकार हमने गतिज ऊर्जा के मान की गणना कर ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 174 पर शक्ति क्या है, तो आप सब जानते होंगे, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और शक्ति का सूत्र क्या होता है, कार्य बटे में समय, P = W/T। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 वॉट शक्ति को परिभाषित कीजिए, 1 वॉट शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखो, अभी हमने देखा P = W/T, ये सूत्र होता है शक्ति का, है ना। तो हम 1 वॉट शक्ति की परिभाषा क्या होगी कि यदि समय का मान कितना हो जाए, 1 सेकंड, और कार्य का मान कितना हो जाए, 1 जूल, है ना। यदि कोई वस्तु या मशीन या इकाई अगर 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है तो हम कहेंगे कि उस मशीन या उस वस्तु की शक्ति कितनी होगी, 1 वॉट होगी, क्योंकि P = 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। तो P का मान क्या होगा, 1 वॉट होगा। ठीक है, क्या होगा, 1 वॉट होगा। यानी यदि समय का मान 1 सेकंड हो जाए और उस वस्तु के द्वारा उस 1 सेकंड में किया गया कार्य का मान कितना हो जाए, 1 जूल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु की जो शक्ति है उसको हम क्या कहेंगे कि उसकी शक्ति कितनी है, 1 वॉट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लैंप 1000 जूल विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड में खर्च करता है, इसकी शक्ति कितनी है। यानी P = W/T का सूत्र लगाना है। कार्य कितना है, 1000 जूल, तो 1000 जूल बट्टे में समय कितना है, 10 सेकंड, तो 0 से 0 कट गया, P बराबर कितना आ गया, 100 वॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। औसत शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो देखो, शक्ति का सूत्र क्या है, P = W/T, कार्य बटे में समय। अब बोल रहा है औसत शक्ति, तो औसत शक्ति का मतलब है कि
कुल उपयोग की गई ऊर्जा बटे में लिया गया कुल समय, यानी कुल के लिए हम बात करेंगे। तो औसत शक्ति को हम क्या कहेंगे कि हम कुल उपयोग में ली गई ऊर्जा को कुल लिए गए समय से जब विभाजित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, औसत शक्ति का मान प्राप्त होता है। ठीक है, यहां पर नोट डाल के भी कुछ लिखा हुआ है कि औसत शक्ति पद तब उपयोग करते हैं जब किसी अभिकर्ता या एजेंट या कोई भी संयंत्र की शक्ति समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है, अर्थात विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य किया जाता है। यानी पहले समझ लीजिए कोई व्यक्ति या मशीन धीरे काम कर रही थी, फिर थोड़ी तेज काम कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जब समय के साथ साथ शक्ति का मान बदलता रहता है या उसके कार्य करने की दर बदलती रहती है, तो ऐसी स्थिति में हम एक बड़े अंतराल के लिए जब शक्ति की बात करते हैं तो औसत शक्ति की गणना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके पाठ के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न थे उन सभी को अच्छे से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये मेहनत और क्लास पसंद आ रही है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद।